नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारक अनाच्छादन व अपक्षय। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है अनाच्छादन व अपक्षय। ठीक है, हमारा ये टॉपिक है। इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा कि धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारक। देखिए, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था ज्वालामुखी और भूकंप, तब मैंने शुरुआत में बताया था कि पृथ्वी पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक आंतरिक बल और एक बाह्य बल। तो जो आंतरिक बल थे उनसे मैंने आपको बताया भूकंप, ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं हुई और उनसे धरातल का रूप परिवर्तन हुआ। ऐसे ही कुछ बाह्य कारक भी होते हैं जिनसे कि धरातल के रूप परिवर्तन होते हैं, जैसे कि धरातल का समतलीकरण होता है। ठीक है, तो ये कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि तापमान हुआ, वर्षा हुई, जलवायु हुआ। ठीक है, ये इस तरह के कारक हैं, जो भौतिक भी हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं, जो मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगी। तो जिन कारकों से क्या होता है कि हमारे धरातल का रूप परिवर्तन होता है, और ये जो कारक हैं वो कार्य कैसे करते हैं, धरातल के ऊपर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं बाह्य कारक। और जो अंदर कार्य करते थे उन्हें हमने क्या कहा था, आंतरिक कारक या आंतरिक बल, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप जब मैंने आपको पढ़ाए थे। तो जो धरातल, जिस धरातल पर हम खड़े हैं, इसके ऊपर जो कारक प्रभावी होंगे उन्हें हम कहेंगे बाह्य कारक। तो इसके ऊपर कौन कौन से कारक प्रभावित होते हैं, चलिए आगे हम शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे अनाच्छादन और अपक्षय की क्रियाएं। ठीक है, तो देखिए, ये जो बहिर्जात शक्तियां हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तापमान और वर्षा का जल और क्या कहते हैं जलवायु वगैरह, ये जो है जब ये शक्तियां कार्य करती हैं धरातल को परिवर्तित करने के लिए, ठीक, जब धरातल परिवर्तित करने के लिए सारी शक्तियां कार्य करती हैं, तो जो क्रिया संपादित होती है उसको हम क्या कहते हैं, अनाच्छादन। उसे हम क्या कहते हैं, अनाच्छादन। इस क्रिया को हम कहते हैं अनाच्छादन। जब ये सारी शक्तियां कार्य करती हैं तो जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं अनाच्छादन। अब ये अनाच्छादन क्या होता है, अनाच्छादन की क्रिया में होता क्या है कि हमारी जो पृथ्वी की या धरातल की जो ऊपरी सतह है, अगर हम ज्योग्राफिकल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि धरातल के समतलीकरण का, कहीं भी धरातल जो है ऊंची नीची या ऊंची नीची है, खाली है, तो उसको हम अगर समतलीकरण उसका हो, वो किसी तरह से हो, तो वह क्रिया कहलाएगी आपकी अनाच्छादन। यानी कि ऊपरी परत का क्षरण करना, ठीक, ऊपरी परत को हटाकर उसको समतल करने की क्रिया को हम कहते हैं अनाच्छादन। अब ये अनाच्छादन जो क्रिया है वो कैसे, दो विधियों के द्वारा संपन्न होती है, दो तरह से संपन्न होती है। उनके अंतर्गत वो दो विधियां कौन कौन सी हैं, एक है आपकी अपक्षय और एक अपर्दन। दो विधियां हैं, अपक्षय और अपर्दन। अनाच्छादन का मतलब आपकी कोई भी सतह है उसका समतलीकरण करना, अगर वो ऊंची नीची है तो उसकी काट छाट करके उसे समतल कर देना, यदि वहां पे अवसाद ज्यादा है तो उसको बहाकर दूसरी जगह ले जाना, ये सारी क्रिया अनाच्छादन के अंतर्गत होगी। और अनाच्छादन जो है वो दो तरह से होता है, जिसको हम कहते हैं अपक्षय और अपर्दन। अब अपक्षय किसे कहते हैं और अपर्दन किसे कहते हैं, देखिए अपक्षय के अंतर्गत देखिए इन सब क्रियाओं में होता क्या है, होता तो चट्टानों की टूट फूट ही है, लेकिन अपक्षय जो क्रिया है, जब चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटेंगी फूटेंगी और टूट फूट कर चूर्ण होंगी, या जिन चट्टानों का जो विघटन होगा वो अपने ही स्थान पर, उसमें किसी प्रकार की कोई गति ना हो, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार की कोई गति ना हो, जैसे कि मान लो चट्टानें टूटी और टूट फूट कर अपने ही स्थान पर रही, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अपक्षय। तो जो ये अपक्षय की क्रिया होती है अपने ही स्थान पर होती है, इसलिए इसको कहते हैं स्थिर शक्तियां, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्थिर शक्तियां। ठीक है, तो आप समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में स्थिर कौन होता है, तो आप बता सकते हैं कि अपक्षय जो है वो स्थिर है, क्योंकि इसमें कोई गति तो नहीं हो रही। अब अपर्दन में क्या होता है, देखिए अपर्दन के अंतर्गत और भी क्रियाएं सम्मिलित है, जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। आज हम सिर्फ अपक्षय के बारे में बात करते हैं, खाली आप इतना समझ लीजिए कि अपर्दन कहते किसे। अपर्दन हम कहते हैं जब चट्टानों का टूट फूट हुआ एक स्थान पर, टूट फूट होने के बाद वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति भी करती हैं, ठीक, वो बहुत से माध्यम से हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी। बस इतना समझ लीजिए कि अपर्दन का अर्थ यही है कि अपने स्थान पर टूट फूट होना, और टूट फूट होकर वो अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी सकता है, अपने स्थान पर भी रह सकता है। तो ये जो क्रिया है वो होती है आपकी गति, इसमें होती है गति, इसलिए अपर्दन जो है वो गतिज कहलाता है और अपक्षय जो वो स्थिर गति कहलाती है। तो इतना आपने समझ लिया होगा कि अपक्षय और अपर्दन में अंतर क्या होता है। तो आज हम लोग अपक्षय के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो अपक्षय कहते किसे हैं? अब हम लोग आ जाते हैं अपक्षय पर। अपक्षय कहते किसे हैं? मैंने आपको बता दिया, अपने स्थान पर टूट फूट को अपक्षय कहते हैं। टूट फूट कर चट्टानों का विखंडन होता है, विखंडन होकर चट्टानें चूर्ण में परिवर्तित हो जाती हैं, तो वो अपक्षय क्रिया कहलाती है। ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? भौतिक, रासायनिक और जैविक। कितने प्रकार का होता है? भौतिक, रासायनिक और जैविक, 3 प्रकार का मैंने इसको बताया। भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं? देखिए, भौतिक अपक्षय यानी कि ये टूट फूट हुई चट्टानों के अपने ही स्थान पर ये जब किन्हीं भौतिक कारकों के द्वारा संपन्न होती है, तो ऐसे अपक्षय को हम कहते हैं भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। तो भौतिक कारक कौन कौन से हैं? जैसे कि आपके तापमान, पाला, वर्षा, दाब, ये सारे क्या है? सूर्य ताप, ये सब भौतिक कारक है। ठीक, ये सब क्या है? भौतिक कारक है। तो इसकी वजह से जो अपक्षय होता है, इनकी वजह से जो टूट फूट होती है, उसे हम कहते हैं भौतिक अपक्षय। अब इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि तापमान द्वारा परिवर्तन। ठीक, तापमान द्वारा चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है? मान लीजिए किसी स्थान पर बहुत ज्यादा दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो जब हम जानते हैं कि जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो फैलती है। ये सबको पता होता है, जब कोई भी चीज गर्म की जाती है तो वो फैल जाती है। वो दिन के समय में वो फैल गई, और रात में तापमान हर जगह का कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य ताप इतना प्राप्त नहीं होता, सूर्य की किरणें, सूर्य तो रात में होता नहीं, तो इस वजह से तापमान हमेशा कम हो जाता है रात में। तो जब दिन के समय में किसी चट्टान का तापमान, चट्टानों ने, ये मान लीजिए चट्टान है, सूर्य की किरणें आई और ये चट्टान फैलकर इतने हिस्से में हो गई। ठीक, मतलब उसने तापमान बहुत सा प्राप्त कर लिया। ठीक है, और रात में जब तापमान कम हुआ तो ये चट्टान फिर सिकुड़ गई अपने स्थान पर, ये सिकुड़ गई, ये सिकुड़ी। तो जब ये क्रिया बार बार होती है कि तापमान बढ़ने से क्या होता है? चट्टान फैल जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है, और जब रात में तापमान कम हो जाता है तो वो सिकुड़ जाती है। तो जब ये क्रिया बार बार होती है तो क्या होता है? चट्टानें इस क्रिया से कमजोर हो जाती हैं और कमजोर होकर अपने ही स्थान पर टूट फूट जाती हैं। ठीक है, अपने स्थान पर टूट फूट गई, तो ये हो गया आपका तापमान के कारण। इसके बाद पाले की दशा। पाले की दशा में क्या होता है? पाले की दशा में जैसे जब हम उच्च अक्षांशों पे जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे तापमान जो होता है बहुत कम होता है। तो दिन के समय में जब सूर्य निकला, ठीक है, तो तापमान का, अब भाई चट्टाने, तो चट्टानों में इस तरह से छोटे छोटे रंध्र भी पाए जाते हैं, कहीं कहीं दरार भी पाई जाती है। तो जो पानी होता है वो इन दरारों और इन जो छिद्रों के माध्यम से इन चट्टानों में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जब इनमें प्रवेश कर गया दिन के समय तो कोई बात नहीं, भाई प्रवेश हो गया। लेकिन रात में जब तापमान हिमांक बिंदु यानी जो जमने का बिंदु होता है, बर्फ जमने का बिंदु, जब उससे नीचे पहुंच जाता है तो क्या होता है? यही जो बिंदु में बर्फ जम जाती है, और बर्फ का आयतन आपको पता है पानी से ज्यादा होता है। ठीक, तो बर्फ क्या कहते हैं? फैलती है, फैल जाती है, तो फैलकर वो चट्टानों को भी तो फैलाएगी, भाई अपना जगह ग्रहण करेगी तो वो चट्टानों को भी तो फैला देगी, तो वो चट्टानों को भी फैलाती है। फिर जब सुबह होती है, दिन निकलता है, फिर तापमान कैसा होता है? तापमान बढ़ जाता है, फिर वो पानी में परिवर्तित हो जाती है। फिर शाम को, फिर जब ये क्रिया इस तरह से बार बार होती है तब वहां की चट्टानें कमजोर पड़कर टूट फूट जाती हैं। तब ये हो गया आपका पाले की दशा से कैसे हुआ, आपको समझ में आ गई इतनी बात। इसके बाद क्या आता है आपका? वर्षा का जल या ताप। देखिए, जब कोई बहुत, कहीं पर किसी जगह का तापमान बहुत ज्यादा है, ठीक, और अचानक वहां वर्षा हुई तो क्या हुआ? एकदम से तापमान बढ़ा और फिर वर्षा के कारण तापमान कम हो गया। आपने कभी देखा कि कांच, जब कोई, आप उसको लीजिए लैंप के शीशे को, बहुत ज्यादा गर्म करिए, अगर मतलब गर्म हो गया और उस पर आपने पानी का छींटा डाला तो वो तुरंत चटक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एकदम से उसने गर्मी ग्रहण करी, गर्मी के कारण उसका तापमान बढ़ गया, और तापमान जब आपने एकदम पानी उस पर डाला तो उसका तापमान कम हुआ, जिससे की वजह से वो शीशा कमजोर होकर टूट गया। यही चीज चट्टानों के साथ भी होती है। जब तापमान बढ़ जाता है उसके बाद उस पर वर्षा का जल तापमान को कम कर देता है, और इसी के वजह चट्टानें कमजोर हो जाती है और कमजोर होकर टूट जाती है। अब दाब मुक्ति, ये किस तरह से होता है? जैसे कोई चट्टान है, ये चट्टान है, इसके ऊपर एक चट्टान और है, इसके ऊपर एक चट्टान और है, इस तरीके से चट्टानें बनी हुई हैं। ठीक, अब ऊपर वाली चट्टान जो है अनाच्छादन की क्रिया के द्वारा क्षरित हो गई, ठीक है, विघटित हो गई, हट गई, इसके ऊपर से नीचे की चट्टान निकल आई। तो जो ऊपर वाली चट्टान का दाब है, इस चट्टान का जो दाब है इस चट्टान से के ऊपर से हट गया। जब भाई हमारे ऊपर कोई वजन रखा है मान लीजिए, तो हम सिकुड़े रहेंगे, और वो वजन हमारे ऊपर से हटेगा तो हम थोड़ा फैलने की कोशिश करते हैं। तो वही इन चट्टानों के साथ भी होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसके ऊपर से इस चट्टान का दबाव हटा, जब दबाव हटा तो इस चट्टान को थोड़ी जगह ज्यादा मिल गई, तो ये फैल गई। फैलने की वजह से क्या हुआ? जब कोई चीज फैलेगी तो ये कमजोर भी तो होगी, जब ये कमजोर होगी तो ये धीरे धीरे कर इस क्रिया से टूट जाएगी। तो ये तो हो गया आपका भौतिक
ठीक है। इसके बाद आता है आपका रासायनिक। रासायनिक में क्या होता है, रासायनिक अपक्षय कैसे कहते हैं? रासायनिक अपक्षय में क्या होता है कि जो मतलब रासायनिक तत्व होते हैं उनकी वजह से जो अपक्षय होता है उसको हम कहते हैं रासायनिक अपक्षय। ये अपने स्थान पर ये भी घटित होगा क्योंकि अपक्षय का अर्थ ही यही है। अब सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीकरण या क्षारण। ऑक्सीकरण या क्षारण में क्या होता है, जिन स्थानों की चट्टानों में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्या होती है, आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, तो वहां क्या होता है, देखिए जब ये आयरन पानी के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है, पानी के संपर्क में, तब क्या होता है, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। पानी का सूत्र यही तो होता है। इसमें देखिए ऑक्सीजन की मात्रा है, तो ये ऑक्सीजन जब आयरन के साथ मिलती है या इसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन करती है, तब ये आयरन आपका किस में बदल जाता है, फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है, फेरस ऑक्साइड। इसको हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, जंग। ठीक, क्या कहते हैं, जंग। तो ये जो जंग आपने देखा होगा लोहे में लग जाती है तो लोहा कमजोर हो जाता है और वो ही धीरे धीरे करके जंग झड़ने लगती है और पूरा लोहा खत्म हो जाता है। ठीक, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे ही होता है। ये पानी जब लोहे के साथ क्रिया करता है तो फेरस ऑक्साइड यानी जंग में परिवर्तित हो जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या क्षारण, क्योंकि वो जो लोहा है वो झड़ जाएगा फेरस ऑक्साइड में बदलकर, और जो है इस तरीके से चट्टानें कमजोर होती हैं और विघटित हो जाती हैं। अब हाइड्रेशन या जल योजन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए जल में हाइड्रोजन पाया जाता है। जल में, भाई जल का सूत्र भी मैंने आपको बताया, H2O। और कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं कि ये जल को बहुत ज्यादा सोखते हैं इस हाइड्रोजन के कारण। ठीक, जैसे कि फेल्सपार आपने सुना होगा एक तत्व, ये क्या करता है, आपके जल को बहुत ज्यादा सोख लेता है। जैसे ही इन चट्टानों के संपर्क में जल आया, इन्होंने क्या किया, इस जल की हाइड्रोजन को सोखा, इसके साथ उन्होंने पूरे जल को सोखा और ये बढ़कर इतना हो गए, इतनी हो गई। ठीक, यहाँ से यहाँ इतने में फैल गई। जब ये चट्टानें यहाँ से इतने में फैली जल को सोख के, तो इनका ये आयतन तो बढ़ा ना। जब ये बढ़ेगी तो जाहिर से जो चीज बढ़ घट रही है वो कमजोर भी तो हो रही है। तो ये चट्टानें जो है जब अपने स्थान पे बढ़ेंगी, इनका वजन भी बढ़ेगा। जब वजन बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके ये कमजोर होती जाएंगी और टूट फूट जाएंगी। ठीक, इतनी बात समझ में आया। कार्बन का क्या ये है, कार्बोनेशन या प्रांगरीकरण। इसका मतलब ये होता है कि जब जल के संपर्क में आता है कार्बन तो वो कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि जल में कैल्शियम होता है, कहीं कहीं की चट्टानों में कैल्शियम और चूना वगैरह होता है। जब वो जल के साथ मिलती हैं तो क्या करती है, ये घुल जाती है। चूना घुल जाता है पानी में, चूना घुल जाता है, कैल्शियम पानी में घुल जाता है। जब ये घुल जाते हैं तो जब ये किसी चट्टान में, मान लीजिए कोई चट्टान चूने की बनी हुई है और वो जल में घुल गई। ठीक, भाई चूने में भी तो कार्बन होता है या कैल्शियम में कार्बन होता है। जब वो पानी में घुल जाएगी, जब वो पानी में घुली तो क्या हुआ, पानी घुल के तो भाई वो खत्म। जब खत्म है तो इसका मतलब कमजोर होकर टूट फूट हो गई। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इस क्रिया को हम कहते हैं कार्बोनेशन या प्रांगीकरण। और विलयन या घोल क्या होता है, इसका साधारण सा अर्थ है जो भी चट्टान पानी के साथ घुल जाएगी। जैसे आपने सुना होगा सोडियम क्लोराइड, जो अपना नमक है, ये भी चट्टानों में तो पाया जाता है। आपने सुना होगा ना कि जैसे कि आपका वो कौन सा काले नमक की चट्टानें होती हैं, लाहौरी नमक की चट्टानें होती हैं, ये पानी के साथ घुल जाती है। मान लीजिए नमक की चट्टानें पानी के संपर्क में आई और घुली तो धीरे धीरे खत्म ही तो होंगी, इनका क्षारण ही तो होगा, इनका विघटन होगा, धीरे धीरे पानी की सहायता से कमजोर पड़ेंगी और आसानी से टूट जाएंगी। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विलयन या घोल। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अच्छा, लास्ट का हमारा टॉपिक क्या है, जैविक। ठीक, जैविक अपक्षय ये कैसे होता है, ये 3 तरह से होता है, जंतुओं द्वारा, वनस्पतियों द्वारा और मानव द्वारा। अब आप पूछेंगे जंतुओं द्वारा कैसे होता है। देखिए आपने देखा होगा चूहे, खरगोश, सांप, केंचुआ, इस तरह के बहुत से जानवर होते हैं जो जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। क्या करते हैं, जैसे चूहे हैं, ऐसे छोटे छोटे जमीन के अंदर आपने देखा होगा जगह जगह बिल बना लेते हैं। सांप कितने गहरे गहरे बिल बनाते हैं, तो ये जमीन को अंदर से कमजोरी तो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये चट्टानों में भी होते हैं। चट्टानों में भी इन्होंने मान लीजिए बनाया और खोद खोद के मिट्टी को बाहर निकाल दिया, तो ये चट्टानें धीरे धीरे से कमजोर हुई, कमजोर होकर बाहर आई। तो जब ये बाहर आएंगी और कमजोर होकर टूटेंगी फूटेंगी तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, अपक्षय तो कहलाएगी। ठीक, ये हो गया जंतुओं द्वारा। उसके बाद आता है आपका वनस्पति द्वारा। वनस्पति द्वारा कैसे होता है कि किसी चट्टान या मिट्टी, जैसे चट्टानों के ऊपर मिट्टी है, उसके ऊपर कोई पौधा लगा। अब पौधा लगा तो जाहिर सी बात है उसमें जड़ें भी होंगी। मान लीजिए ये चट्टान है, इसके ऊपर ये मिट्टी की परतें हैं, अगर इस पर ये पौधा लग गया, ठीक, ये आपका पौधा लग गया,
ये जो पौधा लगा तो ये जड़ें जो होंगी वो अंदर फैलेंगी। तो ये क्या करती है, जब फैलेंगी तो ये अपने लिए जगह तो बनाएंगी। जब ये जगह बनाएंगी तो जाहिर सी बात है मिट्टी को अंदर से, चट्टानों को कमजोर करेंगी। और जब ये चट्टानें कमजोर होंगी ये अपनी जगह बनाएंगी। चट्टान, आपने देखा होगा बरगद की जड़ें कितनी लंबी तक फैल जाती मिट्टी के अंदर। तो ये रास्ता बनाती हुई तो जाती, तो वो जगह कमजोरी तो होती, तभी तो यहाँ पर ये अपनी जड़ें फैल पाती है, वरना कैसे फैल पाए अगर मजबूत होगा। तो इस तरह से इनका अपक्षय इनके द्वारा होता है, आप समझिए, वनस्पतियों के द्वारा। मानव द्वारा अपक्षय कैसे होता है? मानव बहुत से काम करता है जो अपक्षय के लिए बहुत जिम्मेदार है। जैसे कि मानव क्या करता है, जैसे कोयले की खुदाई के लिए खदानें खोद दी, तो जमीन को खोदा, चट्टानों को खोद कर ही तो निकाला, हीरे को खोद कर निकाला। इस तरीके से बहुत से कार्य मानव ऐसे करता है जिसके कारण जो है ये अपक्षय की क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक, तो इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई। जैसे खदानों को खोदा, मानव ने खोदा, और क्या कहते हैं, सड़कों का निर्माण करने के लिए चट्टानों को काटा पीटा, बड़े बड़े होटलों का आपने देखा पहाड़ों पर निर्माण करते हैं तो वो लोग पहाड़ों को तोड़ फोड़ी करके तो वो निर्माण होता है। तो इन क्रियाओं के द्वारा मानव जो है वो अपक्षय करता है, तो वो अपक्षय आपका कहलाता है जैविक अपक्षय। तो ये सारे अपक्षय मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप सब मुझे बताइए, मैं उनको दूर करने का पूर्ण प्रयास करूंगी। और अगले वीडियो में मैं आपको अपर्दन डिटेल से समझाऊंगी। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको अपर्दन के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, अगले वीडियो में मैं आपको अपर्दन के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।